हेलो बच्चों, आपका स्वागत है फिजिक्स की क्लास में। मैं हूं अनुज काम्बोज। मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिजिक्स की दूसरी क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे आज कुछ फिजिक्स के टॉपिक। और हमने फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू किया है, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत अक्षेत्र। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसमें आवेशन की विधियाँ। दूसरा टॉपिक है आपका आज कूलाम का नियम, और तीसरा टॉपिक है आपका गुरुत्वाकर्षण तथा वैद्युत बलों की तुलना। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिए, जिससे सभी बच्चों को फायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज आपका जो पहला टॉपिक है वो क्या है? आवेशन की विधियां। तो आवेशन की विधियां आपकी चालकों और अचालकों के लिए होती है। आवेशन की विधियां। अब आवेशन की जो विधियां होंगी, मैं आपकी एक चालकों के लिए होंगी, ठीक, और दूसरी आपकी अचालकों के लिए होगी, ठीक। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब आपके जो चालक होते हैं, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, उन्हें हम चालक कहते हैं। और जिन पदार्थों में विद्युत धारा का चालन नहीं हो सकता, वे पदार्थ अचालक कहलाते हैं। अब जब अचालक पदार्थ होंगे तो उनमें आवेशन की कौन कौन सी विधियां होंगी? तो चालकों के लिए आपकी दो विधियां हैं। पहली विधि चालन है, चालन द्वारा प्रेरण, चालन द्वारा आवेशन। और दूसरा है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। अब इन दोनों विधियों में होता क्या क्या है वो आपको ध्यान से देखना है। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे चालन द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन क्या होता है आपका? जैसे आपके पास कोई दो चालक है, एक चालक ये और एक चालक ये, ठीक। और इनमें से एक चालक ए आपका जो है वो आवेशित है, और वो भी कैसा? धनावेशित। और दूसरा चालक आपका है अनावेशित। मतलब चालन द्वारा जब आवेशन करेंगे तो उसमें एक पदार्थ आपका चालक होगा, एक पदार्थ आपका आवेशित होगा और दूसरा पदार्थ आपका अनावेशित होगा। यानी कि ये आपका आवेशित पदार्थ है और ये आपका अनावेशित है। तो चालन कैसे होगा? जब इन दोनों ही गोलों को हम स्पर्श करा देंगे तो एक चालक से इलेक्ट्रॉन दूसरे चालक पर पहुंच जाएंगे और दोनों पर जो आवेश है वो धनावेश हो जाएगा। तो इस प्रकार चालन द्वारा हम किसी भी आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। अब आपकी प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है? जैसे आपके पास एक चालक ये है और दूसरा चालक ये है। अब इन दो चालकों को आप किसी विद्युतरोधी स्टैंड पर रख दीजिए, स्पर्श करा के। हमने क्या करा दिए? स्पर्श। अब जब इनमें से किसी भी चालक के पास आप धन आवेशित छड़ लेकर जाएंगे, कैसी छड़? धन आवेशित छड़, तो इस चालकों का जो धन आवेश है वो इससे दूर जाएगा और इस चालकों का जो ऋण आवेश है वो इस धन आवेशित छड़ की ओर आकर्षित होगा। मतलब इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वे छड़ की ओर आ जाएंगे और दूसरी तरफ क्या बच जाएगा? आपका धन आवेश। तो इस प्रकार इस दोनों चालकों का छड़ के समीप वाला सिरा ऋण आवेशित और छड़ के जो विपरीत साइड का सिरा है, दूसरा सिरा,
वो आपका धन आवेशित हो जाएगा। अब इसी प्रकार इन दोनों चालकों को छड़ को यहीं रखते हैं, अलग कर लेते हैं, और जैसे ही ये दोनों चालक अलग होंगे, ये छड़ को सेम रखते हैं, चालकों को हम अलग कर लेंगे और तब इस छड़ को हटाएंगे। जैसे ही छड़ हटाएंगे तो ये जो आपका ऋण आवेश है ये बिल्कुल इस पूरे के पूरे चालक पर एक समान रूप से फैल जाएगा और दूसरे चालक पर धन आवेश एक समान रूप से फैल जाएगा। तो इस प्रकार हम प्रेरण द्वारा दोनों चालकों को आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका क्या है, अचालकों का। अचालकों का आवेशन किस प्रकार कर सकते हैं, अचालक पदार्थों का आवेशन कर सकते हैं हम रगड़कर। किस प्रकार कर सकते हैं, रगड़कर। जैसे आपने दो अचालक ले लिए और दो अचालकों को जब आप रगड़ेंगे तो उनमें एक चालक आपका धन आवेशित हो जाएगा और दूसरा चालक आपका ऋण आवेशित हो जाएगा। जैसे आपने कांच की छड़ को किससे रगड़ा था, रेशम के कपड़े से। जब रेशम के कपड़े से रगड़ा था तो इनमें एक आपका धन आवेशित हो चुका था और दूसरा आपका ऋण आवेशित। अब इसी प्रकार इन दोनों अचालकों को रगड़ने पर कांच की जो छड़ है वो धन आवेशित हो जाएगी और रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाएगा। तो ये थी आपकी आवेशन की 3 विधियां। ठीक, 2 विधियां आपकी किसके लिए थी, चालक के लिए थी। जैसे एक थी चालन द्वारा आवेशन और दूसरी थी प्रेरण द्वारा आवेशन। इसी प्रकार हम अचालकों को भी आवेशित कर सकते हैं। वो किस प्रकार कर सकते हैं, रगड़कर। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वो क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक, यह है आपका कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम कूलाम का नियम देखते हैं। कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम क्या होता है, जैसे हमारे पास 2 बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश Q1 और दूसरा बिंदु आवेश Q2। ठीक है, अब हमेशा आपको ध्यान रखना है कि किन्हीं भी 2 आवेशों के बीच वैद्युत बल कार्य करता है और वैद्युत बल आपका होता है प्रतिकर्षण का और आकर्षण का। ठीक है, तो उसी पर आधारित कूलाम का नियम है कि आपके पास क्या है, 2 आवेश है, कितनी दूरी पर, r दूरी पर। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस वैद्युत बल की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, अब आपने इन दोनों नियमों को मिला दिया। जैसे आपने मान लिया कि एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, बीच की दूरी r है, तो आपका जो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती r² होगा। अब जब आप इन दोनों नियमों को मिलाओगे तो क्या होगा, आपके पास बन जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, अब इन दोनों बलों को जैसे ही इस चिन्ह को आप हटाओगे और इसकी जगह बराबर चिन्ह लगाओगे तो क्या होगा, कोई कोष्टेंट लेना पड़ेगा। तो कोष्टेंट हमने ले लिया a, Q1 Q2 अपॉन r²।
यानी कि F बराबर A इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ए क्या है यहाँ, ए यानी कि यहाँ ए एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। कैसा नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक। अब प्रयोगों द्वारा इस ए का जो मान है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अथवा 9 गुना 10⁹ आता है। या आप ये कह सकते हैं कि प्रयोगों द्वारा जो इस ए की वैल्यू आती है वो आती है 9 गुना 10⁹ और जिसे हम एक संख्या द्वारा प्रेजेंट कर सकते हैं, एक सूत्र द्वारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब इस सूत्र को कैसे लिख सकते हैं, F बराबर 9 गुना 10⁹, यानी कि इस ए का मान कितना हो गया 9 गुना 10⁹। साथ में क्या है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या आप कैसे लिख सकते हैं, F बराबर इस ए की जगह आप इसे रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में से आप कोई से फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसमें आपका जो ये आ रहा है इसका नाम होता है एप्सिलॉन। ठीक है, और ये नीचे जो 0 है इसका नाम बोलते हैं हम नोट। तो यह है आपका एप्सिलॉन नोट। और इसे कहते क्या है, यहां एप्सिलॉन नोट निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक, यह क्या है आपकी विटी, यानी कि आपकी यहां पर जो एप्सिलॉन नोट है वो है निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी। अब आपके पास यदि इन आवेशों के मध्य निर्वात अथवा वायु के स्थान पर कोई परावैद्युत माध्यम हो, यानी कि यदि आवेशों के मध्य निर्वात के स्थान पर कोई परावैद्युत माध्यम हो। परावैद्युत माध्यम कैसा, जैसे हम कह सकते हैं जल, कांच, मोम, अभ्रक, लकड़ी, कुछ भी हो सकता है। तब आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होगा, इसकी बात कर रहे हैं हम। आवेशों के मध्य लगने वाला बल वो क्या होगा आपका, वो हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर K क्या है, यहां के माध्यम का परावैद्युतांक है। ये क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। तो इस प्रकार आपका कूलाम का नियम पूरा हो चुका है। अब इस कूलाम के नियम से जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे अभी आपके सामने दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला ये क्या है, जब भी दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में रखे हो
और ये क्या है आपके पास, जब दोनों आवेश किसी मतलब दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम हो। परावैद्युत माध्यम जैसे जल, कांच, मोम, अभ्रक, लकड़ी, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। अब यदि मैं ये बात कहूँ, यहीं पर देख लीजिए आप, या पहले साफ कर देता हूं मैं इसको। अब आपके पास यहाँ पर दो फॉर्मूले हो चुके हैं। कूलाम का नियम आपका यहाँ तक पूरा हो चुका है, लेकिन इससे संबंधित जितने भी पॉइंट है अभी हम आपको बताएंगे। जैसे आपके पास दो फॉर्मूले हो चुके हैं, कौन कौन से? पहला है F1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है ना। अब ये किसके लिए फॉर्मूला है? ये तब है आपका जब आवेशों के मध्य निर्वात अथवा वायु हो। तो हमने ये नोट से प्रेजेंट कर लिया कि ये किसके लिए फॉर्मूला है, निर्वात अथवा वायु के लिए। दूसरा फॉर्मूला, जब आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तो 1/4πε0 इंटू K Q1 Q2 अपॉन R²। ये दो फॉर्मूले हो चुके हैं। अब मैंने क्या किया, F0/F कर दिया, यानी कि इसके बटे ये कर दिया। जब करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा और कौन बचेगा, K बचेगा सबसे नीचे, और कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। यानी कि आपके पास K बराबर हो गया है F0/F। अब होगा क्या इसके साथ, यहाँ से आप इस K की परिभाषा निकाल सकते हैं। इसका नाम क्या है, परावैद्युतांक। क्या कह सकते हैं कि किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात अथवा वायु में स्थित आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा उसी माध्यम में रखे आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को बराबर होता है, या अनुपात को कहते हैं। एक बार दोबारा सुन लीजिए, किसी माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात अथवा वायु में स्थित आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल तथा उसी माध्यम में रखे आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को कहते हैं। ठीक है। अब इसके लिए किसी भी पदार्थ के लिए, आपको कोई भी चालक हो, अचालक के लिए जो K की वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी। ठीक है, K की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 से बड़ी। निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए जो K का मान होगा वो कितना होगा, 1 होगा। जैसे मैं धातु की बात कर लूं या किसी चालक की बात कर लूं, तो इसके लिए K का मान कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि अचालक के लिए K का मान 1 से अधिक, निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1, और किसी भी धातु चालक के लिए K का मान इन्फिनिटी। तो यहां से एक प्रश्न बनता है, क्योंकि आपका जो F है वो व्युत्क्रमानुपाती किसके है, K के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यदि आवेशों के मध्य कोई भी धातु रखी हो, क्या रखी हो, आवेशों के मध्य क्या रखी हो, कोई भी धातु, तो उनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि K का मान इन्फिनिटी और 1/∞ क्या होगा, 0। तो इसलिए जब आवेशों के मध्य कोई धातु रखी हुई होगी तो उनके बीच लगने वाला बल का मान 0 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका क्या पॉइंट है, उसके बाद हमें इसमें कई सारी बातें याद रखनी है। जैसे अभी हमने एक वैल्यू पढ़ी है 1/4πε0
बराबर 9 गुना 10 की घात 9। तो यहाँ से जो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू निकाल सकते हैं वो निकल जाएगी 8.85 गुना 10 की घात माइनस के 12। ये इसकी वैल्यू है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, एप्सिलॉन नोट का मात्रक, तो कैसे निकाल सकते हैं? अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट यहाँ पर भेज दीजिए, एफ इधर। तो एप्सिलॉन नोट बराबर ऊपर आपके पास Q1 Q2, नीचे 4 पाई, इधर से आपका एफ आया और साथ में कौन है? आर स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होगा? कूलाम आपका आवेश है, इसका मात्रक कूलाम, इसका भी कूलाम। 4 पाई आपकी कांस्टेंट राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो एफ का क्या हो चुका है? न्यूटन। दूरी का क्या होता है? मीटर। और इसका स्क्वायर लगा हुआ है। तो एप्सिलॉन का जो मात्रक बन चुका है कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में सबसे अधिक पूछा जाता है। इसी से हम निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नोट की विमा। तो एप्सिलॉन नोट की विमा कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं कूलाम की क्या होती है? 80, इसका स्क्वायर। न्यूटन की क्या होती है? mL/-2, और मीटर की होती है L। ठीक है, इतनी बात। तो ऊपर आपके पास क्या है? a² t²। m ऊपर जाएगा m⁻⁻1, L एक घात ये है, 2 घात ये, तो ऊपर जाकर 3 घात माइनस की हो जाएंगी। ठीक है, t⁻², ये ऊपर जाकर घात कैसी हो जाएगी? प्लस की। तो जो आपकी नीचे राशियां थी, जैसे ही ऊपर जाएंगी अपनी घात का चिन्ह बदल देंगी। तो फिर कैसे होगा? m⁻1 आपके पास L⁻−3, t⁻2 और t⁻2 t⁻4, और ये क्या है आपके पास? a⁻2। तो ये आपकी क्या निकल चुका है? एप्सिलॉन नोट मतलब निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक और विमा, दोनों ही आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण तथा वैद्युत बलों के बीच तुलना। अब आप दोनों ही सूत्र पढ़ चुके हैं। वैद्युत बल का अभी आपने पढ़ा है। वैद्युत बल का क्या फॉर्मूला होता है? आपका टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण तथा वैद्युत बलों के बीच तुलना। अभी आपने वैद्युत बल का फॉर्मूला पढ़ा है, Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और गुरुत्वाकर्षण बल का आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, वो क्या होता है? Fg M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। वैद्युत बल दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है, और गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी समानता की बात करूं कि इनके बीच समानता क्या क्या है, तो सबसे पहले क्या समानता है कि दोनों के दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है? बटे में आर स्क्वायर है। तो दोनों के दोनों बल मतलब वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। दूसरा, दोनों के दोनों बल निर्वात में भी
क्रियाशील है। ठीक है, जो दोनों बल है आपका वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ये निर्वात में भी क्रियाशील है। तीसरी जो समानता है, ये दोनों के दोनों बल क्रिया और प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं। तो ये इसमें 3 समानताएं हैं। अब बात करूं अगर मैं किसकी, असमानता की, असमानता, तो इन दोनों में असमानता क्या होगी? सबसे पहले आपका जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल आपका आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण। लेकिन आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वीय बल, वो केवल आकर्षण का होता है। ठीक है, इतनी बात। दूसरा पॉइंट आपका जो वैद्युत बल होता है वो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करता है कौन? Fe। लेकिन आपका जो Fg है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता। यानी कि वैद्युत बल आपका आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तीसरी बात, आपका जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा प्रबल बल है। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, अब आपको ये पॉइंट ध्यान से सुनने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, सबसे पहले हम प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। प्रोटॉन। अब प्रोटॉन के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है वो गुरुत्वीय बल की तुलना में 10 की पावर 36 गुना अधिक होता है। कितना? Fe जो होता है वो Fg की तुलना में 10 की घात 36 गुना। किसके लिए बात है? प्रोटॉन के लिए। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए आपकी जो Fe होता है वो 10 की घात 43 गुना बड़ा होता है। किससे? Fg से। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एमसीक्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो आपके 3 पॉइंट थे आज के टॉपिक जो हमें पढ़ाने थे, वो हमने पूरे कर दिए हैं। तो कल मिलते हैं इससे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को बिल्कुल भी लाइक करना न भूलें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।